बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू साइकोलॉजी हब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 6 न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर का, जो कि है एवोल्यूशनरी एंड जेनेटिक बेसिस ऑफ बिहेवियर। अगर हम पिछले लेक्चर की बात करें तो वहां पे हमने एंड किया था डार्विन के थोड़े से इंट्रोडक्शन को लेकर। आज हम करेंगे डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को स्टडी। बेसिक एवोल्यूशन की थ्योरी है क्या और उसमें कौन कौन से हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, हम उनको स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले डार्विन वो फर्स्ट इंसान थे जिन्होंने एवोल्यूशन के प्रोसेस को डिफाइन किया कि ये क्यों और कैसे होता है। उसके बाद उनका कहना क्या था कि जितनी भी हमारे पास अगर इन्वायरमेंट की बात करें, इस दुनिया की बात करें, तो यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं ताकि वो अपने रिसोर्सेज को अवेल कर सके, इन लिमिटेड रिसोर्सेज को वो अवेल कर सके और अपना सर्वाइवल कर सके इस लाइफ में। अब अगर हम देखा जाए तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि जिस तरह से अगर हम जिराफ की बात करें तो जिराफ के लिए ये एक बेनिफिशियल था कि वो उनकी लॉन्ग नेक्स थी, तो उनको जो हायर ट्रीज होती थी उधर से भी फूड अवेल करना आसान हो जाता था। और वैसे भी अगर देखा जाए तो इस वक्त जो सबसे पुराना जानवर अगर कहा जाता है तो वो दैट इज अ जिराफ। तो ये क्या होता है कि ये सर्वाइवल के लिए हमारे पास जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के साथ compete करते हैं फॉर सर्वाइवल, और वो चीज़ें अडेप्ट करते हैं ताकि वो विद अ टाइम चीज़ें साथ साथ अडेप्ट करते जाते हैं जो कि उनके लिए ज़रूरी होती हैं सर्वाइव करने के लिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट इज अ डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मॉडिफिकेशन ऑफ अ जेनेटिक वेरिएशन टेक प्लेस थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, कि ये सब नेचर के अंडर होता है। नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू हमारे जीन्स जो हैं उनमें मॉडिफिकेशन होती है विद अ टाइम। मतलब जेनेटिक मॉडिफिकेशन मीन हमारी जो जीन्स हैं वो क्या होती है, उनमें इंफॉर्मेशन होती है कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी किसी भी ऑर्गेनिज्म में। तो हम देखते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन क्या प्रोसेस है और इसके अंदर अडेप्टेशन और म्यूटेशन वगैरह वो किस तरह से होती है। नेचुरल selection affect all living organisms in keeping species strong and fit for existence under these condition in which it is living. Natural selection जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करती है जेनेटिक वेरिएबिलिटी को परफॉर्म करने में। सबसे पहले हमारे पास है अडेप्टेशन किस तरह से होती है। अडेप्टेशन मीन्स अडेप्टेशन एक जनरेशन में अडेप्टेशन होती है और फिर वो जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं फॉर अ सर्वाइवल। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एक छोटी सी एग्जाम्पल लेंगे जो कि यहाँ भी लिखी हुई है, डॉग्स विच डू नॉट लर्न टू वॉच फॉर कार्स ऑन द रोड डाई विच मीन द एंड ऑफ देयर जीन्स। क्या होता है कि पहले ज़माने में नहीं थी, डॉग्स तो बहुत पुराने हैं ना, अभी तो नहीं आए, तो डॉग्स काफ़ी पुरानी स्पीशीज़ है। तो वो क्या है, पहले हमारे पास गाड़ियाँ नहीं होती थी हमारे रोड्स पर, ठीक है, वो कैसे भी करके रोड क्रॉस कर सकते थे। अब अगर वो ये नहीं सीखेंगे कि जब कार आ रही होगी तो उन्हें रोड किस तरह से क्रॉस करनी है, उन्हें रुक जाना है, अगर वो चीज़ अडेप्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि वो रोड एक्सीडेंट्स में मरना शुरू हो जाएंगे, जिसका मतलब होगा कि इनकी जो जीन्स है वो ख़त्म हो जाएगी और इनकी डॉग्स की स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो विद अ टाइम जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सर्वाइव करने के लिए इस तरह से चीज़ें सीखते हैं। नेक्स्ट वन इज द जेनेटिक वेरिएशन। अच्छा, जेनेटिक वेरिएशन मीन कि हमारी जीन्स में कॉन्टीन्यूसली चेंजेस होती रहती हैं। ये चेंजेस भी क्यों होती हैं, ताकि हम न्यू चीज़ें अडेप्ट कर सकें विद अ यूनिक कम्बिनेशन के साथ। हमारी जीन्स जब आती हैं तो बहुत न्यू चीज़ें और सर्वाइव करने में आसानी होती है। चेंजेस इन जेनेटिक कम्बिनेशन कैन अकर दो तरह से होती है। सबसे पहले क्या होती है, कम्बिनेशन ऑफ अ डिफरेंट जीन्स पूल। जिस तरह से हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पे कहते हैं इंटररेशियल मैरिजेस एंड मैरिज ऑफ अ कंप्लीट अनरिलेटेड इंडिविजुअल। अच्छा, यहाँ पे एक मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ आजकल के दौर की, कि कहा जाता है कि अगर मतलब कुन ज़हन बच्चे हों अगर किसी की फैमिली में, तो उन्हें चाहिए कि वो फैमिली से बाहर शादियाँ करें। क्यों? क्योंकि इस तरह से उनकी जीन्स में थोड़ी वेरिएशन आती है एंड देन जो कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी फैमिली में ही चलते आ रहे हैं, सदियों से चलते आ रहे हैं, जब वो किसी और फैमिली में शादियाँ होंगी तो देन उनका जो जीन पूल है उसमें इजाफा होगा एंड देन वेरिएबिलिटी
वेराइटी आती है कैरेक्टरिस्टिक्स में। जीन्स बेसिकली क्या होती हैं? जीन्स बेसिकली आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, हमारे पास जो भी हमारे अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसकी इंफॉर्मेशन को ही जीन्स पर बेसिकली वही होता है। तो एक और एग्जांपल देती जाऊँ, जिस तरह से अगर एक रोज पहले जस्ट कुछ कलर होते थे, गुलाब के फूल की मैं बात कर रही हूँ, उसमें कुछ कलर होते हैं, लेकिन अब आप देखें पता नहीं कितने कलर्स के आगे हैं, रेड, येलो, पिंक, ऑरेंज भी मैंने देखे हैं काफी जगह, पर्पल तक मैंने देखे हैं। तो इस तरह से फूलों में किस तरह से वो करते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन के थ्रू। नेक्स्ट वन इज अ बी म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होती है? दीज आर चेंजेस इन जीन मटेरियल थ्रू आर रेडिएशन आर जेनेटिक एक्सीडेंट और न्यू जेनेटिक मैनिपुलेशन। ये जो मैं आपको कह रही हूँ ना, रोजेस की मैंने बात की, इस तरह से जीन मैनिपुलेशन अब लेबोरेटरीज में भी की जाती है। जिस तरह से अब आप देखें कि सब्जियों में कितनी वैरायटी आ गई जो कि पहले नहीं थी, और अब बहुत सी ऐसी सब्जियां भी आ गई हैं मार्केट में जिनको अक्सर कहा जाता है ये चाइना की है, चाइना की सब्जियां। वो सारी इस तरह से जीन म्यूटेशन के थ्रू, जेनेटिक मैनिपुलेशन के थ्रू हमने न्यू जीन बनाई होती है। दिस चेंजेस वुड लीड टू अ न्यू एंड अनयूजुअल कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। इस तरह से हमारे पास न्यू चीजें आती हैं। नेक्स्ट वन क्या है? सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। ये क्या होती है? क्वालिटीज विच एनेबल सर्वाइवल एंड फर्दर प्रोपोगेशन इन अ हॉस्टाइल इन्वायरमेंट। जबकि एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहां पे आप एक दूसरे के साथ कंपीट करके आप जिंदा रह सकते हो, तो वहां पे आपको सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट की बात आती है। वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ बीइंग हेल्दी और फिजिकली स्ट्रांग बट हैविंग क्वालिटी विच एनिमल कैन प्रोपोगेट सक्सेसफुली एंड ऑफस्प्रिंग सर्वाइव टू contribute to gene pool. The gene pool for the next generation is better as weaker gene do not survive to contribute to gene pool. कि आपके अंदर जितनी भी जो स्ट्रॉन्ग जीन्स होती हैं वो आगे ट्रांसफर होती हैं, और जो वीकर जीन्स होती हैं किसी भी स्पीशीज में वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होती। द फिटेस्ट जीन लिव ऑन प्रोपोगेट एंड मेक द अपकमिंग सक्सेसिव जनरेशन। जो कि हमारे पास जो ऐसी जीन्स होती हैं जो कि सर्वाइव कर सकती हैं। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट मतलब है कि अपने लिए सर्वाइव करना, ठीक है। तो जो कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग जीन्स होती हैं वो आगे तक सर्वाइव करती हैं, वो आगे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाती हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है? एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन एंड स्पेसिफिकेशन। These are also evolutionary process changes which a species goes through to enhance its survival. अब सर्वाइवल के लिए मजीद कुछ हैं। सबसे पहले एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन है, इसमें दो आती हैं, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, फॉर शॉर्ट फॉर लॉन्ग फॉर MCQs। ये वाला इसमें जो MCQs है, सेंट्रीपिटल के सिल्वर फिश जो है वो मिलियन ईयर से उसने अपने अंदर कोई चेंजेस नहीं की। ये एक ऐसी स्पीशीज है जिसमें कोई चेंजेस नहीं हुई। ये मिलियन ईयर से एक ही फॉर्म में चलती आ रही है, मतलब वो इतनी ज्यादा अच्छी तरह से सर्वाइव कर रही है, ना उसे अडेप्टेशन की जरूरत है, ना उसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी आई, बल्कि वो उसी तरह से सर्वाइव करिए। तो ऐसी चीजें आपके MCQs में आती हैं, ये मैंने अक्सर देखा है MCQs। तो एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन में हमारे पास दो प्रोसेस हैं। सबसे पहले है सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूजल। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। सेंट्रीपिटल क्या होता है? विच मीन दैट ऑर्गेनिज्म वुड रिमेन इन द सेम स्टेट फॉर मिलियन ऑफ ईयर एंड देयर इज नो इन्वायरमेंटल प्रेशर टू चेंज। कि वो उस पे कोई भी इन्वायरमेंटल प्रेशर, उतना इन्वायरमेंटल प्रेशर के अंडर नहीं आता कि उसे चेंज होना पड़े, और मिलियंस ऑफ ईयर से वो एक ही स्टेट में चला आ रहा है। देयर इज अ स्टेबिलिटी एंड नो चेंज इज बेनिफिशियल फॉर सर्वाइवल। उसे किसी भी चेंज की जरूरत नहीं होती। इसकी एग्जांपल है सिल्वर फिश, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अक्सर मैंने MCQs में देखी है। नेक्स्ट वन इज अ सेंट्रीफ्यूजल। सेंट्रीफ्यूजल क्या स्टेट होती है? विच इज देयर इज अ नॉन स्टेबल इन्वायरमेंट विच वेरी रैपिड चेंज टेक प्लेस, देयरफॉर रैपिड चेंजेस इन द स्पीशीज अकर टू सर्वाइव। कि ये एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है कि जहाँ पे आपको चेंजेस जरूरी होते हैं और चेंज होते हैं, इन्वायरमेंटल प्रेशर इतना ज्यादा होता है। इट इज ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूजल चेंज दैट म्यूटेशन अकर इन लार्ज नंबर एंड वेरी रैपिडली एट द सिलेक्शन प्रेशर आर इंटेंस। यही वो स्टेज होती है सेंट्रीफ्यूजल में जहां पे आपकी म्यूटेशन भी इवॉल्व होती है। सर्वाइवल के लिए जेनेटिक म्यूटेशन होती है जिसके थ्रू न्यू हमारे पास और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज अ स्पेसिफिकेशन। हमारे पास हमने दो चीजें पढ़नी थी, एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन एंड स्पेसिफिकेशन। एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन के अंदर हमारे पास दो प्रोसेस थे, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूजल, एंड नेक्स्ट वन इज अ स्पेसिफिकेशन। आपने अब
सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूजल और स्पेसिफिकेशन को एक ही कैटेगरी में नहीं लेके आना। स्पेसिफिकेशन क्या होती है? व्हेन द सेम स्पीशीज स्प्रेड टू डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन दे इवॉल्व डिफरेंटली इनटू अ डिफरेंट स्पीशीज। मतलब कि एक बर्ड है, बर्ड की स्पीशीज है, वो जिस जगह पे जाती है वहां जाके वो उस तर्ज में रहना शुरू हो जाती है, मतलब अपने आप को अडेप्ट कर लेती है उस एनवायरमेंट के साथ। फॉर एग्जाम्पल द सेम बर्ड इन द सी वुड डेवलप क्वालिटी ऑफ सी बर्ड्स, एंड जब वो हिल्स पर जाता है तो वो हिल्स वाली अपने अंदर हिल्स पर सर्वाइव करने के लिए जो क्वालिटीज चाहिए होती हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होती हैं, वो अपने अंदर सर्वाइव करने के लिए डेवलप कर लेता है। नेक्स्ट वन द आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या होती है कि जब अकेला हो जाता है कोई भी। whenever a species was geographically isolated there was no competition, जहां पे आपको कोई भी और जानवर नहीं होता और आपको कंपटीशन नहीं होता आपके पास, these would evolve into a different species depending on the location, डिवाइड टेरिटरी फॉर म्यूचुअल बेनिफिट द एनिमल इन ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। कुछ ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से एक हमारे पास कॉन्टिनेंट है जहाँ पे बहुत ज्यादा जानवर पाए जाते हैं, और ये दूसरा भी बिल्कुल इस तरह से ही है। अडेप्टेशन रेडिएशंस क्या होती हैं? अडेप्टिव प्रोसेस वेयर द सेम स्पीशीज डेवलप डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इन ऑस्ट्रेलिया दी marsupials radiate into a different species such as a Tasmanian cat, कोला। अच्छा, यहाँ पे ये कैट की ये एक किस्म है, ठीक है। अब कोला अगर आपने देखा होगा वो ट्रीज पर रहता है, जबकि कैट आप देख सकते हैं डक बिल वाटर में रहती है। कैंगरू लैंड पर रहता है, स्प्रेडिंग एंड फॉरेगिंग अक्रॉस ग्रास, ट्रीज, वाटर, हिल एंड लैंड। यहाँ पे वो जस्ट कुछ एनिमल्स की बात हुई, दैट इज नॉट मच इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है? एवोल्यूशन मेमिलियन प्राइम टू होमोसिपियंस। किस तरह से एक मैमल होमोसिपियंस की शक्ल में आया, क्योंकि एवोल्यूशन जो डार्विन की एवोल्यूशनरी थ्योरी है वो यही कहती है कि इंसान पहले एक जानवर था, मतलब बंदर था, और देन वो इवॉल्व होके और फिर अडेप्टेशन के थ्रू, नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू, जितनी हमने पीछे टेक्निक्स पढ़ी हैं इनके अंडर प्रेशर आके फिर वो से इंसान बनना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से मेजर एवोल्यूशनरी फेजेस आए। सबसे पहले ये कहते हैं व्हेन फिश मूव ऑन द लैंड दे इवॉल्व इनटू एम्फीबियंस डायनासोर, जिसको हम कह सकते हैं क्रोकोडाइल वगैरह, ठीक है। द डायनासोर रूल्ड अर्थ इन अ वेरियस फॉर्म, दे वर ह्यूज फिजिकली बट हैड वेरी स्मॉल ब्रेन। फिर जो डायनासोर से उन्होंने काफी अरसा अर्थ पर हुकूमत की, लेकिन वो फिजिकली तो स्ट्रांग थे लेकिन उनका ब्रेन कम था। At about the end of reptiles era, a very small mammalian species evolved. जब इनका era खत्म हुआ, then बहुत छोटे mammalians आए। It had a fur coating for thermoregulation. Thermoregulation mean टेम्परेचर के साथ कोप करने के लिए उनके ऊपर फर थी। Had strong olfaction, better hearing क्यों बेटर थी? ताकि वो कम्युनिकेट कर सकें, दूसरे जानवरों से अपने आप को बचा सकें। बोन्स इन जॉ मूव टू साइड टू फॉर्म ईयर बोन्स, वो सुनने के लिए उनकी जो बोन्स थी वो कान बन गए। ये तो बस कहने की बातें हैं ना। अगर इस्लामिक पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखें तो हमें तो पता है कि अल्लाह ताला ने हर स्पीशीज जो है वो जोड़ा जोड़ा पैदा की है, ठीक है, लेकिन ये डार्विन की है और ये साइंस की बातें हो रही हैं, ठीक है। आपने मिक्सअप नहीं होना। विजन ग्रेजुअली हाई इवॉल्व फॉर हाई प्रिमिटिव्स, फिर विजन भी इवॉल्व हुई विद द टाइम बीइंग, क्योंकि जरूरत थी, वक्त की जरूरत जिसे कहते हैं। मेमिलियन एवोल्यूशन बिगन विद द मोनोट्रिमेटा, दोज वर एग लेयर्स लाइक रेप्टाइल्स बट वर फर बीरिंग एंड नर्स देयर यंग्स। अच्छा, यहाँ पे वो कहते हैं देन मेमिलियन जो है वो इवॉल्व हुए मोनोट्रिमेटा, जो कि अंडे देते थे, एंड देन उनके ऊपर फर थी और वो अपने जो यंग्स थे, ऑफ स्प्रिंग्स थे, अपने बच्चे से उनका ख्याल रखते थे, उनके साथ रहते थे फॉर अटैचमेंट। एंड देन वो क्या करते थे, वो अपने यंग वंस को सिखाते थे कि किस तरह से आपने सर्वाइव करना है। यंग टू स्टे विद मदर टिल दे आर आउट ऑफ अ वेलनरेबल स्टेज, उस वक्त तक छोटे बच्चे माँ के साथ रहते थे जब तक कि वो मतलब इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के काबिल नहीं हो जाते। यहाँ पे वो जस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई, आप खुद भी पढ़ लेना। ये बहुत ही सिंपल सी चीजें जो कि आप साइंस पे पढ़ते आ रहे हैं 8th तक, तो साइंस अगर किसी ने 9th में बायो नहीं भी पढ़ी हुई तब भी उसको समझ आ जाएगा कि ये क्या बातें हो रही हैं। दिस आल्सो ब्रॉट अबाउट अ चेंज इन द मैटरनल लोड, द यंग सकल एंड स्टे विद मदर पर्पस ऑफ सच अ डेवलपमेंट। इस सारे प्रोसेस का क्या मतलब था कि बच्चा माँ के साथ रहता था काफी अर्सा, दैट इज वो नर्चरेंस प्रोवाइड करती थी, परवरिश करती थी, जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स जरूरत होती थी बच्चे को वो दे सकती थी।
ये सब चीजें होती थी। दर्स यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं पढ़ देती हूँ। अर्ली डेवलपमेंट बिकम एन इम्पोर्टेंट पीरियड वेयर अटैचमेंट एंड बॉन्डिंग बिगन। दिस इज अ सेंसिटिव पीरियड वेयर द यंग इज टाइड टू द मदर थ्रू अ pheromonal signal. The highest form of attachment bonding with mother developed in this. ये वाला जो एरिया था इस वक्त evolve हुई। नेक्स्ट वन इज अ ह्यूमन एवोल्यूशन। ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए इन्होंने कुछ यहाँ पे इन्होंने जस्ट क्या दी हुई है, कुछ हमारे पास एरियाज बताए हुए हैं जहाँ पे पुराने डिस्कवर हुई कि किस तरह से पहले इंसान रहते थे और किस तरह से वो इवॉल्व हुए। होमोनाइड्स इवॉल्व्ड इनटू एट लीस्ट 7 डिफरेंट स्पीशीज। देयर नेम स्पेसिफाई फॉर देयर लोकेशन देयर रिमेन वर डिस्कवर्ड इन। अच्छा, यहाँ पे वो कहते हैं कि 7 डिफरेंट स्पीशीज थे पहले। यहाँ पे उन्होंने कुछ आपके साथ डाटा शेयर किया हुआ है। दैट इज अ एस्ट्रोलेप्टिकस अबाउट 2 to 3 million 400 cc ब्रेन। ये उनकी ब्रेन की बात करें। देन जावा इन इंडोनेशिया, पीकिंग चाइना, ओल्डिविया मैन इन एल्डुविया जॉर्ज इन अफ्रीका। ये आपको टेरिटरीज बता रहे हैं कि किन किन इलाकों में हमारे पास इनके पाए गए आसार पाए गए। ठीक है, ये आप एक दफा खुद ही पढ़ लें, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आते पेपर में। नेक्स्ट वन इज अ पिथिकैंथ्रोपस। द अर्लीस्ट मैन एप वाज हु वाज केज लिविंग यूज स्टोन टूल। देयर इज अ एविडेंस इन द केज ऑफ यूज ऑफ फायर। यहाँ पे वो कहते हैं कि मैन एप था पहले जो कि केज में रहते थे, फर जिनके ऊपर होती है। ठीक है, अगर आप एप्स के बारे में सर्च करेंगे ना तो आपको समझ आएगा। ये वही कहते थे जो कि डार्विन का कहना था कि ह्यूमंस पहले बंदरों की ही इवॉल्व शुदा शक्ल है। तो ये उसी की बात कर रहे हैं कि उनके एविडेंस मिले थे कि वो गारों में रहते थे और वहां पे फायर के भी आसार मिले हैं पुराने। अगर जो लोग ये होते हैं ना खुदाइयाँ वगैरह करने वाले या फिर जो हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं उनको जरूर पता होगा। तो इसका मतलब है कि फायर भी डिस्कवर हो चुकी थी इस एरियाज में। तो वो फैमिलीज के साथ रहते थे और सोशल ग्रुप्स बनाकर रहते थे। ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट जो थी हमारे पास, दैट इज अ नीदरलैंड रिमेन फाउंड इन नेदर वैली इन जर्मनी। द एविडेंस इंडिकेट दैट द नीदरलैंड Neanderthal was present around 1 lakh to 5 lakh years ago. ये बहुत पुरानी बात हो रही है। In appearance they were small and heavy set. यहाँ पे वो कुछ बता रहे हैं कि आपके पास जो पहले वाले लोग थे वो किस तरह से होते थे, जो कि जस्ट एक थेरी है। ठीक है, इसे बहुत सीरियस नहीं लेना। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ अ मैन शेप्ड लाइक एन एप। देयर इज इंक्रीज टूल यूज विद स्पेशलाइज्ड टूल फॉर कटिंग, पियर्सिंग, शेपिंग। दिस एप मैन माइग्रेटेड बाय ट्रेवलिंग अक्रॉस इंडिकेटेड बाय अ फाइंड ऑफ रिमेन विच आर स्प्रेड ओवर यूरोप, अफ्रीका एंड नियर एंड ईस्ट। यहाँ पे जस्ट एवोल्यूशनरी एक थेरी है, आपने इसको बिल्कुल सीरियस नहीं लेना या आपने बस पढ़ने की याद कर रखना है। इसमें से मैंने आपको बता दिया है किस किस्म के एमसीक्यूज आने हैं। वो ऊपर से आएंगे एमसीक्यूज जिसमें आपको पास अडेप्टेशन वगैरह या फिर सेंट्रीफ्यूजल और सेंट्रीपिटल इंपॉर्टेंट है। बाकी साथ साथ मैं बता ही देती हूँ कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है इसमें से, इसलिए इसको ज्यादा डिटेल में ये वाले एंड वाले को नहीं पढ़ा क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं आपको जो भी कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्लियर करने की कोशिश करूं। टिल देन अल्लाह हाफिज, अगले लेक्चर में मुलाकात होती है।